हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम आज एक कंसेप्ट ले रहे हैं, ग्रीन शू ऑप्शन। ये क्या है ग्रीन शू ऑप्शन? अरे सर, ग्रीन तो हरे जूते हो गए। बेटे हरे जूते नहीं है। हम दो चीजें आपको बताते हैं, एक तो ग्रीन शू ऑप्शन और एक स्टेबलाइजेशन फंड। ये जो ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, ये दोनों ही हैं टू स्टेबलाइज शेयर प्राइस हाई के केस में और ये लो के केस में। ग्रीन शू ऑप्शन किसके लिए? ये प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और स्टेबलाइजेशन फंड है लो। यानी क्या होता है इसके अंदर, जितना इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो 15% एडिशनल अलॉट कर दिया जाता है। और प्रमोटर्स क्या करते हैं, इस 15% को लैंड कर देते हैं किसको? एक मर्चेंट बैंकर को, जिसको नाम दिया जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट। उसकी ड्यूटी ये होती है, यदि शेयर की प्राइस अनरीजनेबल हाई हो रही हो तो शेयर बेचकर जो ये एडिशनल शेयर है इनको शेयर सेल के द्वारा इसको कंट्रोल में लाना है। उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाना, उनको सेल कर देना है, परचेज कर देना है, जिससे कि प्राइस उसी लेवल पे रहे और बाद में जब ये मैकेनिज्म खत्म हो जाए तब उसको वापस दे देना है। ओके। और ये स्टेबलाइजेशन फंड क्या बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है, यदि कोई प्राइस बहुत ज्यादा लो हो जाए तो उस प्राइस पर परचेज कर लें, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइज हो सके। इसको परचेज कर लें इस लो प्राइस पे और करते जाएं, इसलिए स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाता है। ओके, ठीक है। तो इस काम के लिए भी, ये भी काम जो करती है, ये भी मर्चेंट बैंकर कहलाता है। उसको फंड अरेंज कर दिए जाते हैं। ये भी किसको दिए जाते हैं? स्टेबलाइजेशन एजेंट को। ओके, तो दो चीजें हो गई। ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर 15% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट किया जाता है और ये पैसे जो है प्रमोटर्स एक मर्चेंट बैंकर जिसको स्टेबलाइजेशन एजेंट होते हैं उनको दे देते हैं, जिससे कि यदि कोई एक्सेस पेमेंट, एक्सेस वैल्यू हो रही हो, एक्सेस प्राइस हो रही हो मार्केट में, तो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो आपको पता है जब डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चलता है, यदि हम एक्स्ट्रा सप्लाई दे देंगे, सेल करेंगे तो मार्केट में रेट डाउन आ जाएगा। यस सर, है आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताइए? हाँ सर आ जाएगा। तो ये जो है, जो रेट कम आ जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है, इसका कोई प्रॉफिट लॉस कमाना पर्पज नहीं होता। ये पर्पज क्या होता है? प्राइस को स्टेबलाइज करना, जिसके लिए उसको कमीशन मिलता है। ठीक है। और जो मर्चेंट बैंकर इस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ही इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एजेंट। उसको हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसी तरह
एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाता है, वो भी स्टेबलाइजिंग एजेंट को दिया जाता है। वो इस काम के लिए है कि यदि शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे जाती है तो वो उस फंड से उसको खरीद ले, जिससे कि प्राइस बैलेंस हो सके। तो ये जो ग्रीन शू ऑप्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंड है, तो ग्रीन शू ऑप्शन के लिए भी सेबी ICDR गाइडलाइंस हैं। वो क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं। हाँ जी, तो अब हम बताते हैं आपको सेबी ICDR गाइडलाइंस किसके लिए, फॉर बैलेंसिंग। हाँ जी, अब आ जाइए सेबी ICDR गाइडलाइंस। सेबी ICDR गाइडलाइंस 2009 ऑन ग्रीन शू ऑप्शंस। हाँ जी, तो सेबी ICDR रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं ऑन ग्रीन शू ऑप्शन। तो सेबी गाइडलाइंस क्या है कि ये जो ग्रीन शू ऑप्शन के लिए शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन जरूरी है। पहली गाइडलाइंस क्या है, शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। हाँ जी, क्या समझे? यानी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। दूसरा क्या है, जो कंपनी जब भी जो भी स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट करेगी उसका एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइस एक्सपेंसेस, ये सब कुछ डिस्क्लोज होने चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। जो भी प्रोस्पेक्टस बनाएगा उस प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ जो भी प्रमोटर्स लैंड करेंगे 15%, उनके साथ भी एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रमोटर्स एंड प्री इशू शेयर होल्डर्स जो भी लैंड करेंगे उनके साथ, जो 15% लैंड करेंगे उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये प्रोस्पेक्टस हो या ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस हो, या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो,
इस सब में ये डिस्क्लोज होना चाहिए। शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन, स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है, प्रमोटर्स से एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट ये प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए। ओके, और क्या क्या होना चाहिए ये यदि आपने नोट कर लिया हो तो मैं और आपको चीजें बताता हूं। ये नोट हो गया? हाँ जी, ठीक है। तो और हम आपको बताते हैं और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज borrowing of shares by stabilizing agent and its allotment। हाँ जी, अब समझिए बोरोइंग। तो ये जो बोरो करेगा वो कितना करेगा? टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, जितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा इतना बोरो कर लेगा। तो ये जो शेयर्स होंगे ये शेयर्स होंगे डीमैट फॉर्म में, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये पहले ही बोरो करेगा तो ये कहेगा प्रपोज्ड ओवर, जो भी प्रपोज्ड ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे किससे बोरो करेगा? फ्रॉम प्री इशू शेयर होल्डर्स। प्री इशू शेयर होल्डर से बोरो करेगा जितना प्रपोज ओवर अलॉटमेंट होगा, और ये डीमैट फॉर्म में होंगे। प्री इशू शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स कोई भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है, पहली बार आईपीओ आ रहा है, फर्स्ट टाइम आईपीओ आ रहा है, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, तो प्री इशू शेयर होल्डर पे तो कोई लिस्टेड होंगे नहीं। तो प्री इशू शेयर होल्डर्स कौन होंगे? तो उस केस में प्रमोटर्स लैंड करेंगे, और इस केस में प्रमोटर्स और प्री इशू, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स मीन्स जो लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ओके, अभी ये प्री इशू शेयर होल्डर्स हर प्री जो लैंड कर सकता है वही लैंड कर सकता है जिसके पास 5% से ज्यादा हो। ये नहीं कि छोटे छोटे शेयर होल्डर्स लैंड करेंगे, जिनके पास टोटल उसका 5% हो। क्लियर क्लियर? जो भी प्री इशू शेयर्स हैं उसका जिसका 5% हो वो ही लैंड कर सकते हैं। दे कैन ओनली
तो ये आपको समझ में आया कि ये जो बोरोइंग होगी इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी प्रीइश्यू शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स, कोई भी लेंड कर सकते हैं 5% ऑफ द लेंडिंग से। अनलिस्टेड कंपनीज में वो प्रमोटर्स ही कहलाएंगे, वो प्रमोटर से लेंड कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी केवल वो लेंड कर सकते हैं जिनके 5% से ज़्यादा हो, और इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी वही शेयर लेंड कर सकते हैं जिनके डीमैट फॉर्म में हो। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आई बात है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये बातें समझ में आ रही हैं। अब आपको समझना है कि स्टेबलाइजिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा। स्टेबलाइजिंग का मैकेनिज्म, स्टेबलाइजिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा ये आपको समझना। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टेबलाइजिंग? तो ये आपको डिस्क्लोज करना होगा। मैक्सिमम 30 डेज तक कर सकते हैं, वो भी तब कर सकते हैं जबकि डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस या जो भी प्रोस्पेक्टस है, ऑफर डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये डिस्क्लोज करेंगे कि स्टेबलाइजिंग का ये मैकेनिज्म होगा। ओके, ये 30 डेज कहां से होंगे? फ्रॉम द डेट स्टॉक एक्सचेंज परमिट ट्रेडिंग, जिस डेट से स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग परमिट करती है उस डेट से ये होंगे। फ्रॉम द डेट जहां से स्टॉक एक्सचेंज परमिट करती है ट्रेडिंग। ओके, बात कुछ कुछ समझ में आई? अब ये जो स्टेबलाइजिंग में के लिए जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा वो 2 अकाउंट खोलेगा। एक तो स्पेशल बैंक अकाउंट जीएसओ अकाउंट विद बैंक, और जीएसओ सिक्योरिटी अकाउंट, जीएसओ डीमैट सिक्योरिटी अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तो ये जो जनरल मर्चेंट बैंकर का जो अकाउंट होगा उसके अंदर सेल परचेज या कैश नहीं रखा जाएगा, उसको 2 अकाउंट खोलने होंगे। एक तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उस बैंक अकाउंट को स्पेशल जीएसओ अकाउंट कहलाएगा, और एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा जिसको जीएसओ डीमैट अकाउंट कहलाएगा। ये 2 अकाउंट उसको हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, हाँ हाँ हाँ, पता नहीं वो तो
है ही। हाँ? हाँ जी, तो एक तो है जीएसओ अकाउंट विद बैंक और दूसरा है जीएसओ डीमैट सिक्योरिटी अकाउंट डिपॉजिटरीज। ओके, तो ये सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस 2009 ऑन ग्रीन शू ऑप्शन, स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, जीएसओ अकाउंट विद बैंक एंड जीएसओ डीमैट सिक्योरिटी अकाउंट विद डिपॉजिटरीज। तो ये दो अकाउंट खोलने हैं, 30 दिन तक जो भी उन्होंने डिस्क्लोज किया हो खरीद बेच कर सकते हैं। सिक्योरिटी खरीदेंगे तो इस जीएसओ डीमैट अकाउंट के अंदर रखेंगे सिक्योरिटी, और किसी अकाउंट में अपने पर्सनल अकाउंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और जो भी सेल परचेज से पैसा होगा वो एक स्पेशल जीएसओ अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ओवर सब्सक्रिप्शन से जो भी मनी आएगी वो मनी भी इस अकाउंट के अंदर रखी जाएगी, और ओवर सब्सक्रिप्शन से जो सिक्योरिटी होंगी वो भी इसी के अंदर रखी जाएंगी। ओके, ठीक है। और जैसे ही ये स्टेबलाइजेशन पीरियड खत्म होगा तो विद इन 2 डेज, तो जिस दिन स्टेबलाइजेशन पीरियड ये खत्म होता है तो विद इन 2 डेज आफ्टर स्टेबलाइजेशन पीरियड ये रिटर्न कर दी जाएंगी। ठीक है, विद इन 2 डेज। ओके, तो कुल मिला के क्या है, ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है इसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेबलाइजेशन है। तो इस स्टेबलाइजेशन के लिए वो डिटरमाइन करेगा कितनी वॉट करनी है, कितनी खरीदनी है, ये सारा काम स्टेबलाइजिंग एजेंट का होगा। तो बेसिकली जिस तरह बिजली के फ्लक्चुएशन रोकने के लिए स्टेबलाइजर, ये जो है शेयर मार्केट के ओके रोकने के लिए ये है आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब आ जाइए allotment of the shares। next, allotment of shares if SA does not buy the shares, all shares जितने चाहिए ठीक है। स्टेबलाइजेशन पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। जितने ओवर एलोटेड शेयर्स हैं वो वापस आने चाहिए, लेकिन वो वापस शेयर्स नहीं खरीद पा रहा।
कौन नहीं खरीद पा रहा? ठीक है, स्टेबलाइजेशन पीरियड खत्म हो गया, ऐसे नहीं खरीदता है। यदि वो नहीं खरीद पाता है ओवर अलॉटमेंट को, तो जिस दिन 5 days of the period after end of stabilization period, ठीक है, तो क्या करेगा, उतने शेयर्स का प्रमोटर्स अलॉटमेंट करेंगे शॉर्टफॉल का, अलॉटमेंट ऑफ शॉर्टफॉल, और इसको जीएसओ डीमैट अकाउंट में रखेंगे, और इसका पैसा जाएगा कहां से? जीएसओ बैंक अकाउंट से। जीएसओ बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है। और फिर जब इस जीएसओ डीमैट अकाउंट से प्रमोटर्स को जो बोरो किए गए प्रमोटर्स को वापस किए जाएंगे। समझ में आया? आपने जो शेयर्स हैं वो जो भी लैंड किए गए हैं, ठीक है, तो वो जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे, और अलॉट करके जीएसओ डीमैट अकाउंट में रखे जाएंगे, और पैसा जीएसओ अकाउंट से दिया जाएगा, जिससे कि वो शेयर्स वापस किए जा सकें, ठीक है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में यदि जीएसओ अकाउंट में कुछ पैसा बचता है, इफ एनी मनी रिमेन, जो बैलेंस बचता है उसमें से एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऐसे, कमीशन ऑफ ऐसे, कमीशन ऑब्लिक फीस ऑफ ऐसे काट के बाकी जो पैसा है वो जो सेबी का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड है, सेबी का जो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, उस फंड के अंदर इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? तो इस फंड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जो सेबी का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड है उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमने समझा ग्रीन शू ऑप्शन। अब हम समझेंगे आईसीडीआर गाइडलाइंस ऑन राइट इशू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो जो राइट इशू है उस पर क्या एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। अब समझते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स।
आ जाइए, राइट इशू ऑफ द शेयर्स। ये राइट इशू ऑफ द शेयर्स पे क्या है, आईसीडीआर सेबी की आईसीडीआर गाइडलाइंस। तो सबसे पहले आप समझिए कि एप्लीकेबल ओनली फॉर 50 lakhs, ओके। 50 lakhs या मोर का राइट इशू है तभी एप्लीकेबल है सेबी की गाइडलाइंस। यदि राइट उससे कम का है तो सेबी गाइडलाइंस इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। यदि एप्लीकेबल है तो राइट इशू, राइट शेयर्स जो हैं वो केवल डीमैट फॉर्म में दिए जा सकते, दे कैन बी गिवन ओनली इन डीमैट फॉर्म। राइट शेयर्स 50 से ज्यादा डीमैट फॉर्म में दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये राइट केवल तभी इशू, राइट कब इशू किया जा सकता है, ओनली इफ all partly paid shares fully paid up हो गए हम या फिर forfeit हो गए हम। तो राइट ओनली इफ ऑल पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड अप हो गए हम या फॉरफिट हो गए हम। 30 दिन के अंदर, 30 days बिफोर राइट एक लेटर ऑफ ऑफर, जिस तरह वहां ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता था, यहां लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना होगा। थर्टी डेज बिफोर फाइलिंग टू डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करने से पहले 30 days बिफोर फाइलिंग टू द लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी। अब सेबी ने कोई मॉडिफिकेशन बताया तो वो मॉडिफाई करना होगा, इस सेबी ने, ठीक है। अब ये जो फाइलिंग डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है तो ये हमारे को लिस्ट कराना होगा। तो 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज में लेकिन एक जो डेजिग्नेटेड होगा, एक नेशन वाइड टर्मिनल, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए जिसके नेशन वाइड टर्मिनल हो, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो एनएसई है इसके नेशन वाइड टर्मिनल, इस तरह जिसपे, ठीक है। बॉम्बे। अब इसकी प्राइसिंग कैसे है भाई, राइट कितने में देना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है, आपकी फ्री प्राइसिंग है, जो चाहे आप प्राइस रख सकते हैं। आपको जो शेयर होल्डर्स को ये जो लेटर ऑफ ऑफर है इसकी एवरेज कॉपी
ई शेयर होल्डर्स को भेजनी होगी। ठीक है, यदि कोई शेयर होल्डर फुल कॉपी मांगता है यानी लेटर ऑफ ऑफर मांगता है तो वो प्रोवाइड करना होगा। आप एवरेज भेज दीजिए, लेकिन कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है या मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आपको भेजनी पड़ेगी ये कब भेजनी होगी? इशू ओपन से 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। इशू ओपन से कम 3 डेज बिफोर ये आपको भेजनी होगी। ठीक है, तो जब भी इशू ओपन हो उससे 3 दिन पहले कम से कम ये भेजनी होगी। उसके अलावा आपको एडवर्टीजमेंट भी देना होगा। तो ये यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। हाँ जी, आपने को हमने बताया कि 50 लाख से ऊपर की जो राइट हो तभी एप्लीकेबल होगा। डीमेट फॉर्म में जरूरी है। ठीक है, कोई भी हमारे पे पेड पार्टली पेड शेयर्स नहीं होने चाहिए। यदि हैं उनको फुली पेड अप करिए, या जिन पे कॉल्स नहीं आई हैं उनको फॉरफिट कीजिए। जब भी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, एक आपको स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना होगा, उसको लिस्ट कराना होगा। वो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए एटलीस्ट 1 जिसकी नेशन वाइड टर्मिनल हो। लेकिन उसके फाइल कराने से पहले 30 डेज बिफोर सेबी को भेजना है। सेबी ने कोई मॉडिफिकेशन बताए उनको मॉडिफाई करना जरूरी है। ओके, उसके अलावा यदि प्राइसिंग आप कुछ भी रखिए, इस पे कोई सेबी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये आप फ्री हैं। लेकिन आपको इशू ओपन होने से 3 डेज बिफोर ये जो लेटर ऑफ ऑफर की एवरेज कॉपी भेजनी पड़ेगी। किसको? हर शेयर होल्डर्स को जिसका राइट है उन सबको भेजनी होगी। ठीक है, और अगर इनमें से कोई शेयर होल्डर्स फुल कॉपी मांगता है तो वो फुल कॉपी इसको, यानी पूरा लेटर ऑफ ऑफर एवरेज की जगह डिटेल्ड लेटर ऑफ ऑफर उसको प्रोवाइड कराना होगा। हाँ जी, यहाँ तक बात आपको क्लियर होती है? बताइए, ये बात क्लियर होती है? अब आता है एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। जब भी इशू आएगा आपको एडवर्टीजमेंट करना होगा। ठीक है, इसमें लिखना होगा डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ डिस्पैच। हाँ जी, ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। ये आपको ये भी आपको कब भेजना पड़ेगा? एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। 3 तरह के न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा। एक तो इंग्लिश में, एक हिंदी में, और एक जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो। तो 3 तरह के न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कब डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, अब कब तक सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा? सब्सक्रिप्शन ओपन, जो सब्सक्रिप्शन है वो 15 से 30 दिन, कम से कम 15 दिन
और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज तक सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। क्लियर? जब तक फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता, not to utilize, not no utilization of fund till finalization of basis of allotment। जब तक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक फंड यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये नोट कीजिए, आया विद इन 1। हाँ जी, तो ये बात आई आपको समझ में? अब आ जाइए नेक्स्ट। Restrictions on further issue।